हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में। ठीक है, तो मैं नेशनल इनकम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, नेशनल इनकम होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम। एक वर्ड आया हमारे पास नया, क्या? फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम एक फैक्टर इनकम सम होती है, फैक्टर इनकम का, एंड विच इज अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट। किसने अर्न करी है? वो नॉर्मल रेजिडेंट ने, जिसने अर्न करी है एक कंट्री के, वो भी फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर इनकम एंड सेकंड नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैक्टर इनकम क्या होती है। देखिए, फैक्टर इनकम आर द पेमेंट्स, ये ऐसी पेमेंट्स होती हैं मेड बाय द प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने दी है जिसे, ठीक है, किसको? लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर को। अगर प्रोड्यूसिंग सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को पेमेंट करता है तो वो फैक्टर इनकम कहलाती है। अब फॉर द यूज ऑफ देयर सर्विस, पेमेंट क्यों करेगी भाई? प्रोड्यूसिंग सेक्टर यानी फर्म पेमेंट क्यों करेगी? क्योंकि उनकी सर्विस यूज की है। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को हम 4 टाइप से पढ़ेंगे, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। ठीक है, फैक्टर इनकम यानी 4 फैक्टर होते हैं हमारे। लैंड के रिटर्न जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? रेंट। कैपिटल का रिटर्न क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। लेबर का रिटर्न वेजेस, जिसे हम कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के नाम से पढ़ेंगे। लेकिन इसको किसके नाम से पढ़ेंगे बच्चों? इसमें कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के नाम से पढ़ेंगे इसे। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे प्रॉफिट, वो एंटरप्रेन्योर अर्न करता है प्रॉफिट। ठीक है, तो ये फैक्टर इनकम है। जब हम इनकम मेथड पढ़ेंगे तो इनको क्लासिफाइड कर लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में, कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है हमारा। देखिए, अब फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? एक नॉर्मल रेजिडेंट उस पर्सन को कहते हैं, इसमें कोई भी पर्सन भी हो सकता है और एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। नॉर्मल रेजिडेंट एक पर्सन भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जो 1 साल तक 1 ईयर और मोर ईयर्स, जिसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री से रिलेटेड होते हैं, तो वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है। अगर मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं, नॉर्मल रेजिडेंट एक ऐसा पर्सन या इंस्टीट्यूशन होता है जो जिस कंट्री में 1 साल या उससे ज़्यादा रहता है, वो वहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाता है। क्लियर? इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन बोथ कम अंडर परव्यू ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। भाई, नॉर्मल रेजिडेंट की कंडीशन में इंडिविजुअल भी हो सकता है कोई पर्टिकुलर, और इंस्टीट्यूशन, दोनों को ही नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में माना जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट, नॉर्मली इंडिविजुअल लिविंग विद अ डोमेस्टिक टेरिटरी। नॉर्मली हम देखते हैं कि एक टेरिटरी में रह रहा है एक कंट्री की, आर नॉर्मल रेजिडेंट, वो तो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे वहीं के। मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया में ही मेरे इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई है, तो मैं यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाऊंगा। लेकिन एक्सेप्ट द फॉलोइंग, कुछ को छोड़कर, उसकी कुछ कंडीशन है जिसको आपको समझनी होंगी। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। अगर कोई भी फॉरेन टूरिस्ट होता है या विजिटर्स होता है, उसे उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाता है जिस कंट्री का वो सिटीजन है। ये जैसे फॉरेन है, अब ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स का मतलब ये होता है जो कूटनीतिज्ञ होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ऐसे बहुत सारे फॉरेन से अब हमारे इंडिया में ये पता लगाने आते हैं कि यहाँ पर किस टाइप की स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाता है, कैसे प्रोडक्शन चल रहा है, कैसे ट्रेड चल रहा है। तो ये ऑफिशियल डिप्लोमेट्स होते हैं हमारे। मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स फॉरेन कंट्री, ये फॉरेन कंट्री के आर्म्ड फोर्स में जो मेंबर्स होते हैं, तो वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाते। ठीक है,
एम्प्लॉयज़ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं हमारे WHO और IMF, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले इंडियंस ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं इंडिया के, और फॉरेनर्स अगर इसमें वर्किंग है तो वो हमारी कंट्री के नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। फॉरेन एम्प्लॉयज़, अभी मैंने आपको बताया फॉरेन एम्प्लॉयज़ ऑफ अ फॉरेन एंटरप्राइजेज वर्किंग टेम्परली इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। अब ऐसे ही फॉरेन कोई भी एम्प्लॉयज़ और फॉरेन एंटरप्राइजेज है कोई भी, उसमें काम कर रहा है, वो भी कुछ टाइम के लिए काम कर रहा है, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे, तो वो हमारे यहाँ के नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। क्रू मेंबर्स ऑफ अ फॉरेन वेजल्स, अब उसमें कोई भी हमारा जैसे समुद्री जहाज है, उसमें समुद्री जहाज का कोई भी कर्मी दल है जो चलाने वाला होता है या उसमें काम करने वाले होते हैं, तो वो अगर हमारे उसमें आ रहे हैं, हमारी कंट्री में आते हैं और वो 2 महीने के लिए, 4 मंथ के लिए, 5 मंथ्स के लिए अगर रहते हैं तो वो हमारे यहाँ के नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। कमर्शियल ट्रैवलर्स हो, चाहे कमर्शियल ट्रैवलर्स वो होते हैं जो कमर्शियल पर्पस से हमारी कंट्री में आए हैं कि वो ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर किस टाइप की कमोडिटी प्रोड्यूस की जाती है, किस टाइप का हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, कैसी पॉसिबिलिटी है, तो उसे हम कमर्शियल ट्रैवलर्स कहते हैं। तो बच्चों ये जो मैंने ब्लू पेन से, ब्लू मार्कर से लिखे हैं, सारे नॉन रेजिडेंट कहलाते हैं, हमारी कंट्री के रेजिडेंट नहीं कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट इसे आप कॉपी करेंगे और मैं नेक्स्ट इसके बाद बताऊंगा डोमेस्टिक। पहले नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में ही अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे, फिर इसका 6th पॉइंट है बॉर्डर वर्कर्स हु लिव नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड क्रॉस द बॉर्डर ऑन अ रेगुलर बेसिस टू वर्क अदर कंट्री, they are treated as normal resident of a country where they live and not where they work। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ अगर कोई भी बॉर्डर पर जो भी वर्कर हैं, अब वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं काम करने के लिए, ठीक है, जैसे इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर बहुत ही पास है, अब बांग्लादेश से इंडिया में काम करने अगर कोई भी आ रहा है तो वो बांग्लादेश का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। यहाँ पर अगर वो काम कर रहा है तो वो यहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। क्लियर हुआ ये? तो ये हमने पढ़े थे नॉर्मल रेजिडेंट की कंडीशन कि उसमें क्या इंक्लूड किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा। आइए थोड़ा सा एक टेस्ट ले लेते हैं इसका। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि ये नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है। देखिए, फर्स्ट, इंडियन ऑफिशियल वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी। अगर आप याद रखना, इंडियन एम्बेसी आ जाता है और उसमें कौन काम कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसी में कोई इंडियन काम कर रहे हैं ना, इंडियन ऑफिस वाले कर रहे हैं, चाहे वो चाइना में हो चाहे अमेरिका में हो, ये नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। एम्बेसी इंडिया की है क्योंकि, ठीक है, एम्बेसी अगर दूसरी होती है तो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। और रशियन टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया, कहाँ का टूरिस्ट है भाई, रशिया का। अब मैंने आपको बताया था एंट्री में कि अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट होता है वो हमारे यहाँ का नॉन रेजिडेंट कहलाता है, तो वो भी 2 मंथ्स के लिए आया है तो ये क्या कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट, ये इंक्लूड नहीं करा जाएगा और ये हमारा रेजिडेंट है। ठीक है, इंडियन गोइंग टू साउथ अफ्रीका फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। भाई क्रिकेट मैच देखकर कितने दिन में आ जाएंगे वो, मैक्सिमम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। ठीक है, तो इंडियंस हैं तो ये हमारे यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। इंडियन वर्किंग इन यूएनओ। अब यूएनओ की कोई पर्टिकुलर टेरिटरी नहीं होती, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंडियंस वर्किंग है तो वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। तो ये जापान में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन कौन है, इंडियन वर्किंग है, किस टेरिटरी, उसमें यूएनओ में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। फॉरेन टूरिस्ट, फिर फॉरेन टूरिस्ट आ गया भाई, ये भी एंट्री तो अभी आई थी हमारे पास। और रशियन टूरिस्ट हो गया। फॉरेन टूरिस्ट तो मतलब एक ही है, विजिटिंग इंडिया टू सी ताजमहल देखने के लिए आए, तो ये हमारे यहाँ के नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे, ये इंक्लूड नहीं करे जाएंगे। ये आपको समझ में आ गई कंडीशन। तो ये मैंने आपको बच्चों कंडीशन बताई है इसकी। ठीक है, तो इसके ये कुछ क्वेश्चंस थे, इस टाइप के 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है उसमें एग्जाम में आपके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी। देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है,
डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है। फर्स्ट, डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स बोथ पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल फ्रंटियर्स होता है बच्चों, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स का मतलब ये हो गया कि जो हमारा मैप होता है इंडिया का, ठीक है, राजनीतिक, तो उसे मैप को हम इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडिंग टेरिटरियल वाटर। इसमें टेरिटरियल वाटर भी हमारा शामिल है, जो हमारा समुद्र है, ठीक है, ओशियन जो है, तो उसे भी शामिल किया जाएगा टेरिटरियल वाटर को, ठीक है। नेक्स्ट, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, कोई भी शिप हो या एयरक्राफ्ट हो, ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट। ऑपरेट कौन कर रहा है उसे? रेजिडेंट कर रहा है ऑफ अ कंट्री। जिस कंट्री का भी रेजिडेंट उसे ऑपरेट करेगा ना, टू और मोर कंट्री के बीच में, वो वहीं का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसे समझ लेते हैं, तब नेक्स्ट वाले पर जाएंगे हम। देखिए जैसे प्लेन्स है, ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया। कौन ऑपरेट कर रहा है भाई? एयर इंडिया कर रहा है। किसके बीच में? अमेरिका और जापान। कोई हमारी टेरिटरी इसमें इंक्लूड हो रही है? नहीं हो रही। लेकिन ऑपरेट कौन कर रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। इसमें इंडिया ऑपरेट कर रहा है, तो आर द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये इंडिया की टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। जस्ट अपोजिट एक और समझ लीजिए एग्जांपल, आपको क्लियर हो जाएगा इससे। प्लेन्स ऑपरेटेड बाय अमेरिकन एयरलाइंस। अब की बार अमेरिकन एयरलाइंस चला रही है, ठीक है। कौन चला रहा है? अमेरिकन एयरलाइंस। अब बिटवीन इंडिया एंड जापान, इंडिया और जापान के बीच में, भाई अमेरिका का तो कोई काम नहीं है इसमें, लेकिन चला कौन रहा है? अमेरिकन चला रहे हैं, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी पार्ट कहलाएगी अमेरिका का। क्लियर? एयर इंडिया चला रही है तो एयर इंडिया का होगा वो पार्ट। ऐसे ही शिप के बारे में एज इट इज, अगर शिप है इंटरनेशनल वाटर में चल रही है, जो भी ऑपरेट कर रहा होगा, अगर इंडिया ऑपरेट कर रहा है उसे, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। अगर अमेरिका ऑपरेट कर रहा है तो वो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। नेक्स्ट आता है फिशिंग वेजल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर। बिल्कुल एज इट इज। फिशिंग वेजल्स, ऑयल, अब ये क्या होते हैं कि जैसे मछली पकड़ने की नौकाएं होती हैं, ठीक है। अब नेचुरल गैस हैं, फिर ये क्या नाम है, ऑयल है निकालने के लिए। अब फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर कोई भी, अगर जिस कंट्री का उसे ऑपरेट कर रहा है इंटरनेशनल वाटर में, वो वहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। अब इंडियंस अगर फिशिंग वेजल्स किसी इंटरनेशनल वाटर में इंडियंस चला रहे हैं उसे, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर है वो, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगी। क्लियर? बिल्कुल एज इट इज इसी की तरह ये भी प्लेन्स, जैसे मैंने शिप्स बताए हैं, बस फिशिंग वेजल्स आ गए इसमें, ठीक है। इसे समझने के लिए ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर अमेरिका सबसे पहले मून पर चला जाता है, अब उसके पास वहाँ के राइट हो गए जो हैं वहाँ पर, अब जितने भी उसका राइट हो गया, अब जो भी सेल करेगा अमेरिका करेगा, अमेरिका का, क्योंकि वो इंटरनेशनल था और उसमें जो भी जाएगा वो वहीं की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। देखिए एम्बेसी हो गया, कंसल्ट्स हो गए, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड इन अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज में भाई हमारे आर्मी है, आर्मी इजराइल में क्या करने जा रही है? तैयारी करने जा रही है वहाँ पर कि कैसे सीखा जाता है, कैसे लड़ा जाता है, उसके लिए। अब इंडियन आर्मी अगर वहाँ पर ट्रेनिंग ले रही है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही एम्बेसीज जहाँ के होती हैं, अगर इंडियन एम्बेसी अमेरिका में, सिंगापुर में, रशिया में, जापान में, फिर ये हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा। अमेरिकन एम्बेसी अगर इंडिया में है, चाइना में, सिंगापुर में, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में है, तो वो अमेरिका की एम्बेसी है, अमेरिका की एम्बेसी का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगा, वो कहीं पर भी लोकेटेड हो। ऐसे ही कंसल्ट्स होते हैं, जो कंसल्ट सलाह देने वाले होते हैं, सलाहकार होते हैं। ऐसे ही मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है, भाई अपनी मिलिट्री है हमारी। अब मिलिट्री हमने क्या कर दिया, जैसे अमेरिका ने क्या करा, अफगानिस्तान में जाना है, उसे पकड़ना है, लादेन को पकड़ना था, तो वहाँ पर 6 साल तक रही, चाहे 1 साल तक रही वो फौज, तो वो अमेरिका की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट कहलाएगी। क्लियर हो गया? डोमेस्टिक टेरिटरी भी आपको पता लग गया और बॉर्डर भी पता लग गया। तो ये नेशनल इनकम है, ये हमारा नॉर्मल रेजिडेंट और डोमेस्टिक टेरिटरी इसमें हमने पढ़ लिया है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अब इसमें क्या नाम है, इसके कंपोनेंट्स के बारे में मैं बताने जाऊंगा अब आपको बच्चों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो भी, क्योंकि वो नेशनल इनकम का, ये समझ लो मैं न्यूमेरिकल्स मेजरमेंट बताने जाऊंगा इस नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो ध्यान से आप देखिए
और इसे समझिए और इसे प्लीज़ कॉपी करते रहें साथ के साथ जो मैं आपको करा रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल एज इट इज़ आपको फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसे कॉपी कर लेना।